बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास करेंगे। और इस क्लास के अंदर हम, जैसा आपने थंबनेल के अंदर भी देखा है, जो आपका गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल थ्योरी आपको करवाई जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्लासेस करने के बाद में, ये क्लास करने के बाद में आपको गुलाम वंश के अंदर किसी प्रकार की और दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो कंपटीशन का बच्चा हो, अगर आप इस क्लास को कंप्लीट तरीके से कर लेते हो तो इसके बाद में आपको और गुलाम डायनेस्टी के अंदर तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है। और इसके बाद में भी हमारी जितनी क्लासेस आएंगी, जैसे आपका खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और उसके बाद में लोधी वंश है, फिर मुगल डायनेस्टी आएगी, फिर उसके बाद में यूरोपियन का आगमन होगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट जो हिस्ट्री है ये आपको एक सिक्वल से और मेरे द्वारा करवाई जाएगी। और ये गारंटीड बात है कि इन क्लासेस को करने के बाद में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और मैं आपको लगातार तरीके से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेंगी आपको साथ साथ में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और ये जो क्लासेज हैं इनकी PDF है वो भी मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर मैं समय समय पर देता रहूँगा। मुझे क्या चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए कि भाई आप सारे बच्चे और लगातार तरीके से बने रहें, क्लासेज को शेयर करते रहें, ताकि और भी नए बच्चे क्लासेज से जुड़ जाएं। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, चलिए अपने जो टॉपिक उस पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसको हम दास वंश भी बोल सकते हैं। और इसका जो समय रहा था ये रहा था भाई 1206 से और 1290 तक। ठीक है। देखो होता क्या है, भारत में गुलाम वंश कैसे आया। तो क्या होता है, हमने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा भी था, आप मेरी क्लासेस देख लेना। जो मोहम्मद गोरी जो आया था, तो मोहम्मद गोरी के मन में इच्छा थी कि भाई मैं क्या करूं, मैं भारत के ऊपर कब्जा करूं। ठीक है। इससे पहले जितने भी और मुस्लिमों के आक्रमण भारत में हो रहे थे लगातार, तो उनकी एक ही इच्छा थी, एक ही मनसा थी कि हम भारत में जाएं, इस्लाम का प्रचार करें, वहां से धन लूटें। ठीक है। और मोहम्मद गोरी इनसे अलग सोचता था। वो क्या सोचता है कि भाई भारत सोने की चिड़िया है और क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने कब्जे में कर लूं। और उसने क्या किया, फिर उसके बाद में लगातार तरीके से भारत में युद्ध करने शुरू किए। लेकिन उसका जो निर्णायक युद्ध था वो होता है 1192 में। 1191 में हुआ त्राइन का पहला युद्ध। उस युद्ध के अंदर और वो पृथ्वीराज चौहान तरीके से हार जाता है। फिर उसके बाद में 1192 में फिर से आता है और उस युद्ध के अंदर और ये और जीतता है। और इस जीत ने ही और मोहम्मद गोरी का जो समय था वो बिल्कुल बदल दिया। ये जो सारी बातें कंप्लीट मैंने और पीछे क्लासेस में बता रखी हैं, आप पीछे क्लासेस देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो अब मोहम्मद गोरी भारत में आ गया, उसके दास भी भारत में आ गए। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1206 में बता रहे हैं कि मोहम्मद गोरी भारत से और गोर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जो खोखर थे, जाट थे, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी का रास्ता रोक लिया। और उसके बाद में उनके साथ में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर उन जाटों ने क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई तो उसके बाद में जो भारत के अंदर उसने जो अपनी एक नींव गाड़ी थी, यहाँ पर भी तो कोई चाहिए था। तो यहाँ पर क्या किया, जो उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मोहम्मद गोरी के बाद में और भारत में एक नया वंश बनाया। ठीक है। और उस वंश का नाम क्या है, उस वंश का नाम है गुलाम वंश। तो सबसे पहली बात आपकी आएगी यहाँ पे निकल करके। ठीक है। सबसे पहली जो बात है ये निकल करके आएगी यहाँ पे कि भाई गुलाम वंश का और फाउंडर कौन था। शायद आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना। हाँ, तो गुलाम वंश का और संस्थापक कौन है, फाउंडर। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक है ये है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, और काफ़ी एग्जाम्स में और यहाँ से और चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई भारत में और गुलाम वंश की नींव किसने रखी, तो गुलाम वंश की नींव रखने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात आती है कि भाई गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, तो इसने इस वंश का नाम दास वंश, गुलाम वंश या स्लेव वंश क्यों रखा, ऐसा क्या सिस्टम था। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गोरी जी एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद में और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नींव रखी। हालांकि अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर सकता था और भी कोई वंश का नाम रख सकता था, लेकिन इसने एक बात बोली थी कि भाई मैं गुलाम था, गुलाम हूँ और मरते दब तक गुलाम ही रहूंगा। यानी ये मोहम्मद गोरी का बहुत ही ज़्यादा वफादार होता था। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भारत में किसकी नींव रखी है, तो इसने भारत में और गुलाम वंश की नींव रखी है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी कम रहता है। इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था भारत में 1206 से और 1210 तक। मात्र 4 साल तक इसने राज किया। मृत्यु कैसे हुई तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आता है तो आप ये चीज़ें सारी की सारी और मुझसे और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब देखो,
नेक्स्ट बात है कि भाई इसने अपनी और जो कैपिटल है वो किसे बनाया, इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की जो राजधानी है ये है लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर और लाहौर पड़ता है। तो इसने इसको अपनी राजधानी बनाया। लाहौर क्यों बनाया, कारण क्या था भाई, अभी जो हैं ये जो मुस्लिम है भारत में नए नए आए हैं और ये अभी क्या है कि दिल्ली के अंदर अच्छे तरीके से नहीं आ सकते, विश्वास नहीं है, तो इसीलिए और ये लाहौर के अंदर थे। कारण था भाई, बहुत सा कारण होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को और नींव पकड़ने में टाइम लगता है। ठीक है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो ये लाहौर से ही अपना राजकाज चलाता है, दिल्ली के अंदर ये नहीं आता। ठीक है, हालांकि दिल्ली के अंदर ये बहुत सी मीनारें बनवाएगा, उन मीनारों की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी है पाकिस्तान, लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर पाकिस्तान इसकी राजधानी होती थी। आया भी समझ में। अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात इसकी कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने और भारत के अंदर क्या क्या कार्य करवाए थे, क्या क्या इसने कार्य करवाए थे, क्या क्या इसने वर्क करवाए थे। तो इसके जो कार्य हैं, जैसे हम फर्स्ट बात करें तो इसने और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, आया भी समझ में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया इसने कहाँ पर, और राजस्थान के अजमेर में। अजमेर जहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत में आया था। ठीक है, तो इसने अजमेर में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। कारण क्या था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या और कारण क्या था इसको बनवाने का, तो भाई इसका बेसिक सा कारण ये है कि जो मोहम्मद गोरी है, जब इसने त्राइन का पहला युद्ध जीत लिया तो उसके बाद में लगातार तरीके से अपने सेनापतियों को और भारत के अंदर भेज देता है। जैसे हम बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको किधर भेजा, तो इसको भेजा था राजस्थान की साइड में। तो अजमेर के अंदर जब ये गया तो जहाँ पर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय होता था। ठीक है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, संस्कृत की शिक्षा लेते थे, लेकिन ये संस्कृत को पसंद ही नहीं कर रहे। ये तो भारत से क्या है, इनकी जो मूल जो संस्कृति है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए और इसने क्या किया, उस संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके और उसकी जगह अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने ये जो झोपड़ा बनवाया था ये उसी की, और जो दीवारें थे, पिलर्स थे, उनके ऊपर और दोबारा से इस चीज़ का निर्माण करवाया था। आप जाके देखना कभी, तो आपको जो पिलर्स वगैरह दिखाई देंगे वो हमारे वही पुराने वाले हैं, और उसकी जगह इसने ये चीज़ें बनवाई थी। आया समझ में। तो अजमेर में इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, किसको तुड़वा कर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर, संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर। ठीक है, संस्कृत विद्यालय को इसने तुड़वा दिया, और इसको तुड़वा कर इसने क्या बनवाया है, तो इसने भारत में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया है। ठीक है भाई, जो भी बच्चे और लगातार तरीके से जब इन क्लासेस को करते रहेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, चाहे एसएससी हो, चाहे एचएसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, गारंटीड बात है आपको इन क्लासेस में किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, हाँ पीछे कुछ कारण था, उस कारण की वजह से और मैं क्लासेस नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। कारण क्या, मैंने पहले बाहर स्टूडियो कर रखा था, तो बाहर आने जाने में दिक्कत रहती थी, और फिर थोड़ा सा फैमिली इशू हो गया था, तो उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने जो स्टूडियो है वो अपने घर पे ही सेटल कर लिया। ठीक है, आप लोगों के दुआओं से, और अब जो है मैं फुल टाइम और इन चीज़ों के ऊपर दे सकता हूँ। और देखो आने वाले समय में आपको मैं बात करूँ, जैसे आपके एग्जाम्स जो आएंगे, एचएसएससी के जो भी एग्जाम आएंगे, तो उसके अंदर आपको मैराथन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको लगातार तरीके से मैराथन भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जो अदर्स टीचर्स हैं हमारे, जैसे इंग्लिश का टीचर हो गया, बायो के टीचर हो गए, केमिस्ट्री के टीचर हो गए, फिजिक्स के हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सारे टीचर मेरे पास में है, मैं सबके लाइन से ले आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको साथ बनाना पड़ेगा, बच्चों को लेके आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे 100 देख रहे हैं और मैं सभी टीचर्स को यहाँ पे ले आऊँ, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को और एक पे लगता है, सब कुछ करना पड़ता है, समझ सकते हो आप। ठीक है, सेकेंड बात, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया। दूसरा इसने क्या किया, तो इसने और कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार किसने नींव रखी भाई। नींव क्यों रखी, कारण देखो भाई, बनवाने को तो ये पूरी भी बनवा देता, कुतुब मीनार को ये पूरी बनवा सकता था, लेकिन नींव रखने का कारण क्या था, इसका एक बेसिक कारण ये है, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई, तो उसके बाद में इसकी क्या होती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण क्या था, तो पोलो खेलते समय, ये पोलो खेल रहा था, इसको हम चौगान बोल देते हैं, तो वो खेल रहा था और घोड़े से गिर गया, और गिरने के कारण क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसीलिए और ये कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया, और इसकी पहली मंजिल बनवा पाया था। आया सच में। पूरा कौन करवाएगा, तो इसी क्लास के अंदर और मैं ये चीज़ें बताऊंगा पूरा किसने करवाया था। ठीक है,
बने रहना बस। तो कुतुब मीनार किसने नींव रखी, और कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर और हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी है। अब बात आती है कि भाई जो कुतुब मीनार है ये इसने किसकी याद में बनवाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसकी याद में इसने कुतुब मीनार बनवाई है दिल्ली में। तो लिखो, इसने जो ये किताब कुतुब मीनार बनवाई है तो इसने बनवाई थी भाई अपने गुरु, और इसका जो गुरु है वो है कुतुब बख्तियार काकी। कुतुब बख्तियार, कुतुब बख्तियार काकी, ये इसका और गुरु होता था। और इसकी याद में इसने क्या किया, इसकी याद में इसने और कुतुब मीनार बनवाई। ठीक है। देखो, एक शासक और हुआ है मुगलों के अंदर, मुगलों का एक और अंतिम शासक था। बहुत लेट बात आएंगी 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ पे आप सीख सकते हो क्या, मुगलों का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 की क्रांति में और क्या किया था, भारतीयों का साथ दिया था, अंग्रेजों के साथ इसने विरोध किया था। तो उसके लिए उसको क्या कर दिया, उसको रंगून में भेज दिया गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, म्यांमार के अंदर। ठीक है, म्यांमार में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी अंतिम, और वो ख्वाहिश आज भी और ज़मीन में दफन है। क्या ख्वाहिश थी उसकी? ख्वाहिश ये थी कि भाई जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद में और मेरी जो कब्र है उसको कहाँ पर बनाया जाए, तो कुतुब बख्तियार काकी के बगल में और मुझको दफनाया जाए। लेकिन कुतुब बख्तियार काकी को ये जो उसकी जो इच्छा थी वो अभी तक सफल नहीं हुई, उसको इसमें यानी कि कोई भी सफलता नहीं मिली, किसी ने उसको बाद में वहाँ से नहीं निकाला। ठीक है। तो जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उन्होंने मरते टाइम एक बात ही बोली थी कि भाई कितना बदनसीब है जफर, इसी के लिए बोला था उसने, इस कब्र के पास नहीं दफनाया गया इसलिए उसने एक बात बोली थी, कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कोहिनाए यार में। यानी उसकी जो इच्छा थी कि भाई मेरे को कहाँ पर दफनाया जाए, कुतुब बख्तियार काकी के बगल में दफनाया जाए, तो इसीलिए बोलता है कि 2 गज जमीन भी ना मिली कोहिनाए यार में। यार किसको बोल रहा है, भारत देश को बोल रहा है। ठीक है, हमारे सुंदर देश को। आगे बातें आएंगी सारी, आपको सारी बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, सब आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो गुरु कुतुब बख्तियार काकी की याद में इसने क्या किया था, कुतुब मीनार की और मीनार बनवानी शुरू की थी, इसकी नींव रखी थी। तो ये थे इसके कार्य। आया भाई समझ में, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नेक्स्ट अब है कि भाई इसके उपनाम क्या थे, इसको किस निकनेम से जाना जाता है, किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो पहला जो नाम मिलता है वो मिलता है भाई लाख बख्श, लाख और बख्श के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्या होता है सर, तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। भाई बताया गया इतिहास में कि जो कुतुब बख्तियार है सॉरी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या था, ये लाखों का और दान देने वाला था, दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला किसको बोला गया, तो ये बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। फर्स्ट बात आई समझ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है भाई आपका। सेकंड इसका जो नाम मिलता है वो क्या नाम है, तो इसको बोला जाता है हातिम द्वितीय। हातिम और द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता है, हातिम द्वितीय। मतलब ये था भाई एक नेक दिल इंसान, नेक दिल इंसान भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है भाई, आपको पता होगा हातिम एक और एक मुस्लिम हुआ है, ठीक है, शासक था वो, आपने काफ़ी मूवी भी देखी होंगी। तो हातिम क्या था, एक नेक दिन इंसान था और वो गरीबों की बेसहारों की मदद करता था। तो इतिहास के अंदर और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको हातिम सेकंड के नाम से जाना गया कि भाई ये क्या है, ये हातिम द्वितीय है, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी बेसहारों की सहायता करता है। हो गया। ठीक है। अब देखो तीसरी बात, तीसरा इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है कुरान खा। कुरान खा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या ये कुरान को खाता था, दिख रहा है क्या भाई सबको? ठीक है, नहीं दिख रहा तो चलो मैं इसको और थोड़ा सा और साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शायद, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा जिसको बोला जाता है इतिहास में वो बोला जाता है कुरान खा। कुरान खा का मतलब क्या है, तो कुरान खा भाई एक छोटी सी स्टोरी है वो सुनाता हूँ मैं आपको। देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटे थे तो बताते हैं कि इसके माँ और बाप गुजर जाते हैं, माँ और बाप की मृत्यु हो गई। तो आपको पता होगा जो पहले जो था पहले और दास पर था और गुलाम बनाने की प्रथा थी, और क्या होता था पहले दासों की मंडियाँ लगती थी। ठीक है, तो दासों की मंडियाँ लगती थी, इसके माँ बाप गुजर गए तो इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी बेच दिया गया।
ठीक है, मंडी के अंदर इसकी बोली लगानी शुरू कर दी गई। तो जब ये छोटा था तो सुंदर था, और एक मौलवी साहब थे, तो मौलवी साहब की इसके ऊपर नज़र पड़ी। इसके ऊपर तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर नज़र पड़ी। तो भाई मौलवी साहब को भी एक बच्चे की ज़रूरत थी जो भाई उसका कुछ काम वगैरह कर सके। ठीक है, तो मौलवी साहब ने इसको खरीद लिया और इसको कहाँ पर ले गया, अपने साथ में ले गया, मस्जिद में लेके जाएगा। और मौलवी साहब का काम क्या होगा तो आप बताओ। मौलवी साहब का काम है कि 5 टाइम नमाज पढ़ना, कुरान को पढ़ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से जब तक युवा अवस्था तक गए तो तब तक ये लगातार और ये कुरान को पढ़ते गए, और ऐसे मौलवी साहब भी पढ़ते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसको कंठस्थ हो गई, और ये कुरान को बहुत ही लय सुर में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ते थे। ठीक है, बड़े ही सुर में पढ़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, कुरान का। अब ये कहानी तो ऑफ हुई, थोड़ी सी और बताता हूँ मैं। गोरी का गुलाम ये कैसे बना। तो भाई एक बार बता रहे हैं कि गोरी जो है उसी मस्जिद के सामने से जा रहा था। ठीक है, मस्जिद के सामने से जा रहा था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बड़े बड़े लय सुर के अंदर और कुरान को पढ़ रहा है, और मोहम्मद गोरी के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी, सुरीली आवाज़, वो बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, और उसने कहा भाई इतनी सुरीली आवाज़ में आखिर कौन ये कुरान पढ़ रहा है। तो जाके देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो मोहम्मद गोरी को इतना ज़्यादा पसंद आया कि भाई ओहो ऐसा बंदा तो मेरे साथ में होना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी अपने साथ ले गया खरीद करके। तो ऐसे ये क्या हो गया था, ये मोहम्मद गोरी का और दास बन गया था। आया समझ में। फिर ये भाई कुरान भी लहसुर में पढ़ता था, शरीर से भी बड़ा हष्टपुष्ट था, बुद्धिमान भी था। तो इसने युद्ध की शिक्षाएं ली तो धीरे धीरे ये क्या बन गया, ये और मोहम्मद गोरी का सेनापति बन गया। ठीक है, और वफादार है, इसलिए देखो अपने वंश का नाम भी गुलाम वंश ही रखा है। तो ये पूरी स्टोरी थी इसकी। आई भी समझ में। तो ये है इसकी स्टोरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुरान का, यानी कुरान को बड़े ही लय सुर के अंदर पढ़ता था। ठीक है, अगली बात, लास्ट इसकी बात बनती है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की और मृत्यु कैसे हुई, डेथ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये होती है 1210 के अंदर। और 1210 में कैसे, तो ये खेल रहे थे क्या, पोलो खेल रहे थे। इसी को हम बोल सकते हैं चौगान। तो पोलो या चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई, तो इसकी मृत्यु हो गई। पोलो होता भाई जैसे घोड़े के ऊपर वो सवार बैठ जाता है, नीचे कोई गेंद होती है। ठीक है, तो ये खेल रहे थे। हालांकि उसके पीछे एक अलग से स्टोरी है। बताते हैं कि भाई एक राजा था राजस्थान का, और उसका जो सर है वो धड़ से अलग करना चाहते थे, और फिर उसका जो घोड़ा था उसके घोड़े पे कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा तो बड़ा वफादार था। जैसे उसको राजा को मारने लगे तो घोड़े ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नीचे गिर दिया और अपने दोनों पाँव से और इसको मार दिया। ऐसी स्टोरी बताई जाती है। फिर घोड़े के ऊपर राजा बैठ गया और घोड़ा उसको अंत तक नहीं रुकता जब तक वो उसके राज्य में नहीं पहुंचा देता। ये कहानी बताई जाती है ऐसे। लेकिन हम ज़्यादा बेसिक गहरी बात आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, बस इतना ही याद रखना भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो पोलो या चौगान खेलते समय। कहाँ पर, लाहौर में। कहाँ से राज चला रहा है, लाहौर से। तो आप यहाँ पे एक बात और भी देखते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा था ये लाहौर के अंदर है, लाहौर पाकिस्तान में। समझ गए। तो ये था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली बात आई समझ में। ठीक है, कमेंट कर देना भाई सारे बच्चे, पहली बात आई समझ में। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनेगा। तो देखो भाई, इसके बाद में जो सेकंड जो शासक बनता है उसका नाम था आराम शाह। और ये आराम शाह जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, और जैसा नाम वैसा काम। ये मात्र 8 महीने रहते हैं, 1210 से और 1211 तक। इसके बाद क्या हुआ, तो भाई 1210 से और 11 तक ही रहता है, मात्र 8 महीने। तो इसकी जो हत्या है, इसकी हत्या तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और आराम शाह का जीजा है, जिसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। तो इसकी हत्या किसने की, तो इसकी हत्या कर दी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश इसको मार करके क्या बन जाता है, अगला सम्राट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें समझ में आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहना भाई, कोई भी डाउट आए किसी प्रकार का। अब देखो नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा। अगला जो शासक बनेगा वो बहुत ही अच्छा शासक है, और उसी को क्या बोलेंगे हम, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोलेंगे। हालांकि फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको वास्तविक क्यों बोला गया, तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर 3 पे जो शासक बनता है उसका नाम देखो, 3rd नंबर पे। तो नंबर 3 पे जो शासक बना उसका नाम है इल्तुतमिश। कोई इसको अल्तमश बोलता है,
ठीक है, हम इसको इल्तुतमिश बोलते हैं, बात इतनी है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, तो चाहे अल्तमश बोलो चाहे इल्तुतमिश बोलो, बात एक ही है। तो इसने कब से कब तक राज किया? 1211 से और 1235। और इसके आगे एक आप बात ऐड कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? गुलाब वंश का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। क्यों? ऐसा इसमें क्या खास था? तो वही मैं आपको बताऊंगा भाई, ऐसा इसमें क्या खास था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला गया। चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएगा, स्किप करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि भाई डायरेक्ट फोकस आ रहा है लाइट का थोड़ा सा, कोई नहीं, मैंने बता दिया। इल्तुतमिश 1211 से 35 और वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक क्यों बोलते हैं? तो भाई इसने और क्या किया, जो राजधानी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में। लेकिन नहीं, ये अपनी राजधानी कहाँ पर लेके आएगा? तो ये अपनी राजधानी लेके आया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पर इसने राजधानी बनाई। तो पहला कारण तो यही हो गया कि इसको वास्तविक फाउंडर बोला गया। ठीक है, हो गया भाई, समझ में आया? समझ में? तो ये था इसका काम। इसका एक उपनाम क्या मिलता है? बहुत कम टीचर आपको करवाएंगे भाई इसका उपनाम। तो इसका उपनाम मिलता है दासों का दास। देखो कितना अच्छा नाम है, दासों का दास। कैसे? हाउ? ठीक है, कैसे इसको दासों का दास बोलते हैं? तो देखो, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। यानी गुलाम का गुलाम तो हो गया ना दासों का दास। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी दास का दास। समझ गए? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं इतिहास में? दासों का दास। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम दासों के दास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसके कार्य जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, काफ़ी कार्य किए भाई इसने भारत में। फर्स्ट मैं बात करूं तो इसने क्या किया? तो इसने और तुर्कान ए चहलगान को शुरू किया। तुर्कान ए चहलगान, ये क्या था? ये क्या है? ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगान था 40 सरदारों का दल। 40 सरदारों का दल, ये है तुर्कान ए चहलगान। यानी इसके दरबार में 40 सरदार थे। सरदार भाई वो पगड़ी वाले नहीं, सरदार की बात कर रहा हूँ, ये एक फारसी शब्द है। तो सरदार वो जो अमीर होते थे, जो बुद्धिमान होते थे, तो ये क्या करते थे? राजा को और किसी भी बात पे सलाह मशवरा देते थे। ठीक है, सुझाव देते थे, भाई राजा साहब ये सही है, राजा साहब ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसने अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और 40 सरदार नियुक्त कर दिए थे, ताकि इसके फैसले में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। ठीक है, तो इसने तुर्कान ए चहलगान को शुरू किया। हो गया सेकंड बात। सेकंड काम इसने क्या किया? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। भाई इसको पता था कि इसका जो मालिक है, उसने कुतुब मीनार बनवानी चाहिए थी और वो पूरी नहीं हुई, तो इसने अपने मालिक के लिए और कुतुब मीनार को पूरा करवा दिया। हालांकि इसमें दो तीन बातें निकल करके आती हैं। पहली, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ से अगर आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ लें, भाई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुट होगा, और वो क्या था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक। बताते हैं कि जब फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे थे, तो भाई इसने जो 4 मंजिलें बनवाई थी कुतुब मीनार के, मैं जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे ये कुतुब मीनार है, ऐसे और ऐसे, ये कुतुब मीनार है। ठीक है, तो इस कुतुब मीनार पे जैसे फर्स्ट मंजिल हो गई, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी, फिर ये सेकंड हो गई, फिर ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। तो पहले तो ऐबक ने बनवाई, लेकिन उसके ऊपर 1 2 3 ये किसने बनवाई? ये बनवाई थी इल्तुतमिश ने। तो बताते हैं जब फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे थे, तो इसके ऊपर क्या गिर जाती है? इसके ऊपर बिजली गिर जाती है और ये थोड़ी खंडित हो जाती है। तो इसको दोबारा से मरम्मत करवाता है, और मरम्मत करवाता है तो उसके मन में आया कि भाई क्यों ना मैं इसके ऊपर और एक और मीनार बना दूं। तो 5वीं मंजिल को किसने बनवाया था? 5th मंजिल को ये बनवाया था FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। आया भी समझ में? तो ये कहानी इस प्रकार से है। ठीक है, डाउट नहीं रहेगा भाई, किसी प्रकार का डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आपका, समझ गए? तो ये चीज़ें थी यहाँ तक। तो इसने कुतुब मीनार को क्या करवाया था? पूरा करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार कहाँ पर है आप बताओ? दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात इसने क्या किया?
इक्तादारी प्रणाली शुरू की। इक्तादारी और प्रणाली को इसने शुरू किया। देखो इक्तादारी प्रणाली क्या होती है, तो इक्तादारी प्रणाली के अंदर और जो शासक है ये अपने सैनिकों को क्या नहीं देता, तो वेतन नहीं देता है। वेतन नहीं देगा, क्या देगा, भूमि। मतलब पहले भूमि बहुत ज़्यादा थी तो राजा वेतन नहीं देता, क्या देता है, भूमि के टुकड़े देता है। ठीक है, भूमि के टुकड़े भाई अपने सैनिकों को, ताकि वहाँ पर वो खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन कर सकें। वेतन कहाँ से देगा भाई, अभी तो नए नए भारत में आए हैं तो वेतन कहाँ से बांटेगा। इक्तादारी प्रणाली, तो यहाँ पर जो इक्ता है, इक्ता का मतलब ही क्या होता है, भूमि, लैंड, जमीन। ठीक है, तो इक्तादारी प्रणाली वेतन न देकर के सैनिकों को क्या देता है, भूमि के टुकड़े ये बांटने का काम करता है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट बात, इसने और क्या चलाए, इसने चलाए सिक्के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सिक्के चलाए, और सिक्का कौन कौन सा है, तो एक तो है टका और एक है जित्तल। टका और जित्तल नाम में किसने सिक्का चलाया। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन क्या है, जो एसएससी सीजीएल के अंदर आए थे, भाई टका किसका बना होता है, तो टका जो सिक्का था ये बना था चांदी का, चांदी का बना हुआ था आपका टका। और जित्तल किसका बना हुआ है, तो जित्तल बना था आपका, और ये था पित्तल का। तो इस प्रकार से इसने सिक्के चलाए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, आप नोट डाल के एक चीज़ को देख सकते हो क्या, तो आप नोट डाल के लिखो इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछे कि भारत में अरबी सिक्का किसने चलाया, तो अरबी सिक्का भारत में सबसे पहले इसी ने चलाया था। अरबी भाषा, अरबी सिक्का भाषा थी ये, अरबी भाषा में सिक्का, अरबी सिक्का चलाया। तो ये भी किसने चलाया था भाई, ये भी इल्तुतमिश ने चलाया था अरबी सिक्का। ठीक है, तो अरबी सिक्का भी किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने भारत में अरबी सिक्का चलाने का काम किया था। यहाँ तक आया भी समझ में। तो ये थे इसके कार्य, किसके, सुल्तान अल्तमश के। ठीक है, सुल्तान अल्तमश के इसके ये कार्य होते थे। फिर इतिहास में बताते हैं भाई, जब इल्तुतमिश शासन कर रहे थे तो इसके शासनकाल के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके शासनकाल के अंदर और 1224 में एक मंगोल आक्रमणकारी, क्योंकि मंगोल उस समय पे काफ़ी ज़्यादा उग्र थे, तो मंगोल आक्रमणकारी आया जिसका नाम क्या है, चंगेज खान। चंगेज खान। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, भाई चंगेज खान किसके समय में भारत आया, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, तो चंगेज खान और इल्तुतमिश के समय में और भारत के अंदर एंट्री करता है। लेकिन 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 क्या वो भारत पे हमला करेगा, नहीं भाई, भारत के ऊपर और चंगेज खान हमला नहीं करेगा। चंगेज खान जो है ये भारत में आएगा ज़रूर, लेकिन एक नदी है सिंधु, जो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में बहती है, तो सिंधु नदी से क्या हो गया था ये वापिस, तो सिंधु नदी से ये वापस चला गया था। कारण क्या है, फिर भारत आया क्यों वापस गया, तो भाई इसका कारण ये था, ये एक शासक के पीछे पीछे आया था और वो भारत की सीमा के अंदर घुस गया। तो इसने पैगाम भेजा इल्तुतमिश के पास में कि भाई उसको मेरे हवाले कर दो। तो इल्तुतमिश अगर उस समय पे अपनी हवा में रहता तो शायद चंगेज खान हमला कर देता और ये दिल्ली तक को लूट लेता, लेकिन इसने बड़े ही होशियारी से काम लिया और उसने कहा कि मैं उसकी किसी प्रकार की हेल्प नहीं करूँगा और मैं उसे आपको सौंप दूंगा। ठीक है, तो चंगेज खान बड़ा खुश हुआ तो बगैर हमला किए ही और वापस चला गया। और जब चंगेज खान यहाँ से जाता है तो उसके बाद में और इल्तुतमिश को एक हवा मिलती है, भाई हवाबाजी में आ गया ये, और हवाबाजी में आ गया तो इसके बाद में और 1229 डेट देखो याद रखने की है, तो 1229 में इसने किसकी उपाधि धारण की, तो सुल्तान। पहला ऐसा शासक भाई जो सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है भारत में। हालांकि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला शासक कौन था, महमूद गजनवी। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर राज करने वाला पहला मुस्लिम शासक है इल्तुतमिश, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो भाई क्या कहा था, मैं गुलाम था, गुलाम हूँ, गुलाम रहूंगा, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। पहली बात दिल्ली और दूसरी बात सुल्तान, तो इसे वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। अब बात आती है कि भाई इसने और सुल्तान की उपाधि किससे प्राप्त की, तो बगदाद का खलीफा, बगदाद का खलीफा है तो उससे इसने और इसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा से और इसने किसकी उपाधि धारण की है, तो इसने और सुल्तान की उपाधि धारण की भाई, ये आप याद रखना। ठीक है, आए भी समझ में यहाँ तक। अब नेक्स्ट है 1235 और 1235 में इसने क्या किया, उज्जैन का महाकाल मंदिर है,
महाकाल मंदिर, ठीक है, उज्जैन का और महाकाल मंदिर है, मैं यहां पे लिख देता हूं उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, इसको इसने लूटने का काम किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने और उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूट लिया। और बताते हैं भाई कि जब इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा तो उसके बाद में इसके और बुरे दिन आ गए। बुरे दिन क्या हुआ बताते हैं, इसको ऐसा शराप लगा कि उसके बाद में और इसका जो वंश है वो ख़त्म होता ही चला गया, और तब तक ख़त्म होता रहा जब तक इसके खून का अंश अंश ख़त्म नहीं हो गया, यानी इसकी पीढ़ी से कोई भी नहीं बचा, ठीक है। तो 1235 में इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर पर हमला किया और उसके बाद में इसका परिवार नष्ट होता ही चला गया, यानी इसके वंश का एक भी बंदा बचा ही नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि जो इसकी मृत्यु है वो कब होगी, मृत्यु, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लो भाई, ये 1236 आएगा, ठीक है, 1236 मृत्यु। तो इसकी मृत्यु होती है 1236 में, 1236 में और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका जो वंश है यहीं पर, यानी इसका जो काल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले आप एक बात याद रखना, पहली बात इसका मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा है दिल्ली में, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली। दूसरी बात, इसकी एक अंतिम इच्छा क्या है, इसने एक विश की थी भाई लास्ट मरने से पहले, अंतिम इच्छा। तो इल्तुतमिश की अंतिम इच्छा थी कि इसकी बेटी रजिया, रजिया क्या बने, सुल्तान, इसकी बेटी रजिया सुल्तान बने, ये इसकी लास्ट विश थी। क्योंकि इसके पुत्र इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे और एक इसका पुत्र जो योग्य था वो युद्ध के अंदर मारा गया था, ठीक है। तो इसीलिए रजिया सुल्तान को ये क्या बनाना चाहता, अगली सुल्तान बनाना चाहता था भारत की, ठीक है। तो ये था भाई इल्तुतमिश। इसी एक लास्ट बात याद रखना, भारत में मकबरों की शुरुआत करने वाला कौन है, इल्तुतमिश। भारत में मकबरों की शुरुआत करने वाला, शुरुआत करने वाला कौन है, तो ये था इल्तुतमिश भाई। इसी ने सबसे पहले और भारत में मकबरे बनवाए थे। कारण क्या है भाई, इससे पहले और भारत के अंदर मुस्लिम आए ही नहीं थे, ठीक है। लाहौर के अंदर ही रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक भी, तो इसका पुत्र मरा था तो उसका इसने सबसे पहले मकबरा बनवाया था। तो भारत में मकबरों की शुरुआत करने वाला कौन है, तो इल्तुतमिश है, ठीक है। और अंतिम इच्छा रजिया क्या बने, अगली सुल्तान बने। अब नेक्स्ट बात है कि क्या रजिया अगली सुल्तान बनेगी, ठीक है। यहाँ तक आया भी समझ में, क्या रजिया अगली सुल्तान बनेगी या फिर इसकी इच्छा ऐसे ही मन में रह जाएगी, बताओ भाई। मेरे को तो लगता है बनेगी, ठीक है। और एक मन मेरा ये भी कह रहा है नहीं बनेगी, ठीक है। हालांकि रजिया सुल्तान बनेगी वो भी बात है। अब क्या इसकी मृत्यु के जस्ट बाद में रजिया सुल्तान बन गई, तो भाई आप अनुमान लगा सकते हो, आज 21वीं सदी है और अगर आपको ये बोल दे कि भाई मेरे मरने के बाद में और मेरी जो इंडस्ट्री है उसकी जो मालिक है वो कौन होगी, तो मेरी बेटी होगी। हालांकि आपके बेटे भी जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं और उसका विरोध होगा, क्यों पिताजी हम मर गए क्या, ठीक है, हमारे रहते और ये इसकी मालिक कैसे हो सकती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ये तो आज से और 800 साल पहले की बात है, ठीक है, 800 साढ़े 800 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब क्या होगा भाई, तो नंबर 4 पे जो सुल्तान बनेगा वो बना रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज ये अगला शासक बनता है भारत का, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही ये अपदस्थ हो गया और इसने जो शासन किया वो याद रखना 1236, ठीक है। बताते हैं कि भाई इसकी माँ थी, उसका नाम है तुर्कान, ठीक है, इसकी माँ, उसकी माँ का नाम है तुर्कान। ये वो तुर्कान है भाई, तुर्कान ये चहलगान वाली वो अलग चीज़ है। इसकी माँ है तुर्कान जो एक वेश्या थी, ठीक है, और उसके साथ में अवैध संबंध थे इल्तुतमिश के, तो उससे पैदा हुआ था, ठीक है। बड़ी चालाक औरत थी। तो रुकनुद्दीन को शासक बना दिया और तुर्कान जो है यही सारा राजकाज संभालती है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में रजिया सुल्तान ने विरोध किया, ठीक है, विरोध किया तो जो जनता है उन जनता ने इसको अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करने के बाद में और फिर जो 5th नंबर पे आएगी तो वो आएगी रजिया सुल्तान, रजिया
सुल्तान। ठीक है, और ये रहेगी 1236 से और 1240 तक, मात्र और मात्र 4 साल तक। ठीक है, मात्र और मात्र 4 साल तक ये शासक रहेगी। लेकिन शासक बनी है तो यहाँ पर इतिहास में एक क्वेश्चन ऐड हो गया, ये भारत की प्रथम मुस्लिम क्या है? शासिका। ठीक है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका है। देखो इससे पहले हिंदू तो काफ़ी बनी, तो लेकिन ये मुस्लिम है जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी है। जैसे ही शासक बनी तो इसने बहुत से और चीज़ें कर दी। क्या? शासक बनने के बाद में इसने जो फर्स्ट काम किया वो क्या था? तो इसने जो मुस्लिम में क्या पहनते हैं, बुर्का, तो बुर्का पहनना छोड़ दिया, यानी बुर्के का इसने त्याग कर दिया भाई, त्याग कर दिया, बुर्का इसने छोड़ दिया। अब ये बुर्का नहीं पहनती है, क्योंकि दरबार के अंदर जाती है तो अब ये बुर्का पहन के नहीं आती, तो क्या पहनती है? बुर्के का त्याग कर दिया, पुरुषों की पोशाक पहनने लगी। जो पुरुष पहनते थे पुरुष पोशाक पहनने लगी। ठीक है, नेक्स्ट बात, खुले मुंह दरबार आने लगी। खुले मुंह दरबार आने लगे। ठीक है, तो इसने ये कुछ एक चीजें थी जो चेंज कर दी। और जब ये इसने बुर्के का त्याग किया, पुरुषों की पोशाक पहननी शुरू की, खुले मुंह दरबार में आने लगी, टोपी पहननी इसने शुरू कर दी, तो इससे जो मुस्लिम समाज था वो इसके खिलाफ हो गया। ठीक है, मुस्लिम समाज था वो इसके खिलाफ हो गया और वो चाहते थे भाई कैसे इसको अपदस्थ किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है, एक और इसका वफादार है। वफादार क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश उसको अपने गुलाम के रूप में लेके आया था ग्वालियर अभियान के बाद में, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसका नाम था बलबन। तो बलबन क्या करता भाई, लगातार तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लगातार तरीके से इसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसका एक और बॉडीगार्ड होता था, किसका? रजिया सुल्तान का। और रजिया, उसका नाम था याकूत, जो अफ्रीका से लाया गया था। तो रजिया सुल्तान के उससे बहुत ज़्यादा संबंध बढ़ गए थे, ऐसा इतिहास में बताया जाता है भाई। ये इसको मन ही मन चाहने लगी थी और वो चाहती थी कि भाई जो याकूत है ये ज़्यादा ज़्यादा मेरे पास रहे, और मेरे पास रहे। तो इसने क्या किया, बलबन का एक पद था आमिर ए आखुर, सबसे बड़ा पद होता है, तो बलबन को आमिर ए आखुर के पद से अपदस्थ करके और याकूत को उस स्थान पे बिठा दिया। ठीक है, वो पद दे दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बलबन है वो बलबन और रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गया, और वो चाहता है कि भाई मैं रजिया सुल्तान को कैसे न कैसे गद्दी से उतारूं। और इसके लिए बलबन ने और इसके भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए। ठीक है, भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि भाई देखो आप जिंदा हो, और आपके जिंदा रहते हुए और आपकी बहन और गद्दी पे बैठी है तो आप पे धिक्कार है। ऐसी ऐसी बातें बोली और भाइयों का खून घोल उठा। ठीक है, भाइयों का जो खून है वो घोल उठा। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में और जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान को और बठिंडा का शासक था जिसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया इसको और यहाँ से और ले गया कैसे भाई, गिरफ्तार करके ले गया, क्योंकि इसका भाई था बहराम साहब और बलबन, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, अल्तुनिया के कान भर दिए। अल्तुनिया को ना बठिंडा का शासक है, और बताते हैं कि भाई जब रजिया सुल्तान छोटी थी तो समय पे अल्तुनिया और जो रजिया है ये दोनों साथ साथ में खेलते रहते थे, और खेलते थे तो धीरे धीरे अल्तुनिया को उससे प्यार हो गया और रजिया सुल्तान से। लेकिन रजिया सुल्तान किसको चाहते थे, याकूत को। और तब जाके बहराम शाह ने और बलबन ने इनके कान भरे अल्तुनिया के, और अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके अपने साथ बठिंडा ले गया। ठीक है, बठिंडा ले गया, तो वहाँ ले जाने के बाद में और फिर रजिया सुल्तान को कहा भाई या तो मुझसे शादी कर ले या मैं तुझको मारूंगा। तो रजिया सुल्तान ने क्या काम किया, अल्तुनिया से शादी कर ली। ठीक है, अल्तुनिया से शादी कर दी रजिया सुल्तान ने, और शादी करने के बाद में फिर रजिया सुल्तान ने कहा देखो मैंने आपसे शादी कर ली है, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को दोबारा से दिल्ली की गद्दी मिले। तो अल्तुनिया को पता था भाई अगर इसको गद्दी मिल जाएगी तो मैं भी राजा की तरह और शासन चलाऊँगा, पूरे भारत का सम्राट कहलाऊँगा। और वो रजिया सुल्तान को लेकर के और दिल्ली की तरफ आ रहा था। ये भनक लगी बलबन को, और अगला जो सुल्तान बना था बहराम शाह, उसको, उन दोनों को पता चला। तो उन्होंने क्या किया, कुछ डाकुओं को भेज दिया, और क्या हुआ, रजिया सुल्तान की इन्होंने हत्या करवाने का प्लान किया। और इसकी हत्या करवा दी कब है, तो 13
अक्टूबर 13 अक्टूबर और 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। कहाँ पर? तो कैथल में। क्योंकि हमारा जो हरियाणा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे, यहाँ पर चोर डाकू रहते थे, तो रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई। कहाँ पर? तो कैथल में 13 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, अब लास्ट बात है इसके कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा जहाँ पर इसको मारा गया वहीं पर है। कहाँ पर? कैथल में। आए भाई समझ में रजिया सुल्तान की बातें? जो स्टोरी थी वो मैंने आपको और एज इट इज सारी सारी बता दी है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 1236 से और 1240 तक ये भारत की शासक रहती है। ठीक है, अब अगला जो शासक है नंबर 6 पे, उसको हम देखते हैं। नंबर 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी नहीं दे रहा दिखाई, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। नंबर 6, हाँ यहाँ पे सही है। तो नंबर 6 पे है फिर आपका, और जो शासक बना उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह, और बहराम शाह ये शासक रहा था 1240 से और 1242 तक। ठीक है, 1240 से 1242 तक ये शासक रहा। लेकिन अब बलबन ने अपने मन में ठान लिया भाई कि इनका कोई भरोसा नहीं है, और अब मैं इनको क्या करूँगा, धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसके मन में एक टीस हो गई थी। और बलबन ने अब क्या किया, नसीरुद्दीन के कान भरने शुरू किए, जो बहराम शाह का भाई था, लेकिन नसीरुद्दीन ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर और बलबन गया, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था मसूद शाह, और मसूद शाह के उसने कान भरने शुरू किए कि देखो भाई, तू एक युवा है, अच्छा है, और आपके होते हुए और ये शासक है, मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई। आप गद्दी पे बैठोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा, ऐसे सम्राट बहुत कम मिलेंगे। और मसूद शाह के कान भरे, तो मसूद शाह ने क्या किया, मसूद शाह ने और इसकी क्या कर दी, हत्या। ठीक है, इसकी क्या कर दी भाई, इसकी हत्या कर दी। कब? 1242 में। ठीक है, और नंबर 7 पे अगला सुल्तान जो बन के आया वो बना भाई मसूद शाह। ठीक है, मसूद शाह अगला शासक बना, और ये रहा 1242 से और 1246 तक, मात्र 4 साल। अब मसूद शाह शासक है, तो भाई अब बलबन ने सोचा भाई अब क्या किया जाए, तो अब वो गया नसीरुद्दीन के पास में, और नसीरुद्दीन को बोला, अरे जब बहराम शाह का भाई जिंदा है, रजिया का भाई जिंदा है, इल्तुतमिश का भाई जिंदा है, तो ये शासक कैसे है? मुझे तो बड़ी घृणा आ रही है भाई कि चाचा के जितना रहते हुए और उसका भतीजा शासक बन जाए। ठीक है, और इस प्रकार से कान भरे, तो नसीरुद्दीन को बात अच्छी लगी, और नसीरुद्दीन ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। तो इसकी हत्या भी कब हुई है? 1246 के अंदर। आया भी समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नंबर 8, नंबर 8 पे अब अगला शासक बनेगा नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन अगला शासक बना, और ये रहा 1246 से और 1266 तक, 20 साल तक इसने राज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बलबन जब सबको मार रहा है तो इसको क्यों बख्श दिया? तो इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि नसीरुद्दीन ने अपनी पुत्री की शादी और नसीरुद्दीन के साथ कर रखी थी, दामाद हो गया तो दामाद को नहीं मारेगा। दूसरी बात इसमें क्या थी, तो नसीरुद्दीन के ऊपर और जो तुर्क ए चहलगान जो 40 सरदार थे उनकी नज़र बनी हुई थी कि भाई ये ऐसा क्या कर रहा है, और वो देख रहे थे कि भाई अब की बार अगर ये कोई गड़बड़ करता है तो अब हम इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो उनसे बचना भी है और अपने बहन का सुहाग भी बचाना है, तो इसीलिए इसने क्या किया, नसीरुद्दीन को 20 साल तक कुछ नहीं कहा। तो ये बात है इसकी। तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे, क्या बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इससे की, किससे की, तो नसीरुद्दीन से, नसीरुद्दीन के साथ में, और इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी। फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात, नसीरुद्दीन ने, ठीक है तो लिखो, नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भाई, उलुग खां की क्या दी है, उपाधि। उपाधि से नवाजा,
या हम बोल सकते हैं उपाधि दी। क्यों भाई, दामाद है, देगा। ठीक है, तो नसीरुद्दीन की एक बात ये थी। बताते हैं कि भाई नसीरुद्दीन और एक बहुत ही ज़्यादा कर्मठ राजा था, अच्छा शासक था, और ये राजकोष से पैसा नहीं निकालता था। ये अपना जो जीवन यापन है, अपना जो जीवन है, अपने की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपना जीवन यापन है ये टोपी को सील करके और उनको बेच करके इससे गुजारा करता था। तो भाई सम्राट है, सम्राट अगर कोई चीज़ बनाएगा तो उसकी बोलियाँ लगेंगी, बोलियाँ। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी कोई चीज़ बना दे, उसको मार्केट में उतारा जाए तो भाई लाखों करोड़ों में भाव जाएंगे। तो सम्राट है, सम्राट कुछ भी बनाएगा तो उसका मोल भाव तो बहुत ज़्यादा होगा, खरीदार बहुत मिलेंगे उसके। ठीक है, तो ये टोपी सीकर और अपना जीवन यापन यानी गुजारा करता था, निर्वाह करता था। ठीक है, और नसीरुद्दीन के बाद एक लास्ट बात और याद रखना, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर पागल हो जाता है। ठीक है, पागल हो जाता है और ये घर से निकल जाता है। ठीक है, और बताते हैं कि इसकी 1266 में क्या हो गई, मृत्यु। तो इसकी मृत्यु हो गई थी 1266 में। ठीक है, तो ये था भाई आपका नसीरुद्दीन। और नसीरुद्दीन ही और जो इल्तुतमिश था, इसके वंश का आखिरी क्या था, तो आखिरी वंश था इसका, खून का रिश्ता बस यही था। इसके बाद में और इल्तुतमिश का कोई भी और अगला वारिस नहीं था। अब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अगला वारिस कोई है नहीं, तो शासक कौन बनेगा, अब आएगा बलबन। ठीक है, अब आएगा बलबन, और बलबन क्या करेगा, बलबन करेगा भाई अब भारत पे राज। ठीक है, तो देखो भाई क्रम कौन सा था आप देख लेना, शायद 8वां या 9वां क्रम होगा, थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ। नंबर 9 पे हम देखते हैं बलबन। ठीक है, और बलबन ने राज किया 1266 से और 1286 तक, 20 साल तक राज किया भाई। आया किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में, एक छोटे से सैनिक के रूप में। दास ग्वालियर अभियान से इसको खरीदा गया, दास है, फिर सैनिक बना, फिर सेनापति बना, फिर आमिर आखुर बना, और फिर बाद में धीरे धीरे सबको मारना शुरू किया। देखो कितनी मेहनत की है, और अब क्या बन गया, शासक बन गया। तो इल्तुतमिश के समय से और सारी चीज़ें देखता आ रहा है, तो बहुत से बदलाव भी करेगा अपने राजवंश के अंदर। ठीक है भाई, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो ये देख ही रहा है। तो हम देखते हैं इसके कार्य, इसने क्या क्या कार्य किए। तो फर्स्ट बात इसने क्या किया, तो इसने सिजदा लागू किया भाई। सिजदा क्या था, तो सर झुकाकर सलाम करना। इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो सर झुकाकर सलाम करना, किसको, शासक को। ये चीज़ें किसने लागू की, तो ये बलबन ने लागू की। देखो आपने देखा होगा मुस्लिमों में ऐसे करके ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया था आपका और बलबन ने, सिजदा। दूसरा इसने और पाबोस नीति को लागू किया। पाबोस क्या है, तो पाबोस है पैरों को चूमना। किसके पैर चूमेंगे भाई, पैरों को चूमना। तो पैरों का चूमना मतलब शासक के पैरों को चूमना। जैसे ही राजा के दरबार में एंट्री होगी, एंट्री के बाद में जो भी आएगा वो पेट के बल लेट जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, और जाने के बाद में राजा के पैरों को चूमेगा। ठीक है, राजा के पैरों को चूमेगा। अब यहाँ पर अगर मान के चलो, अगर राजा के पैर गंदे हो रखे हैं, जूते गंद के भरे हुए हैं, तो कैसे चूमेंगे भाई, चूमना पड़ेगा। ठीक है, चूमना पड़ेगा, और लॉजिक सी बात है भाई, राजा गंद में कहाँ जाएगा। ठीक है, वो तो साफ सुथरे पैर ही मिलेंगे। ठीक है, तो पाबोस पैरों को चूमना, सिजदा सर झुकाकर सलाम करना, ये चीज़ें किसने लागू की, तो ये लागू की थी और बलबन ने, क्योंकि उससे पहले राजा की कोई वैल्यू नहीं थी। और वो कहते ना भाई, अपन की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू आनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए शानदार। तो शानदार फीलिंग के लिए उसने ये चीज़ें लागू की। और इसने एक तीसरी चीज़ लागू की थी, क्या, इसने देव का सिद्धांत लागू किया। देव का सिद्धांत, ये क्या था, ये क्या है भाई, ये चीज़ें तो समझ में नहीं आई। ठीक है, ये आपको बताता हूँ। देव का सिद्धांत था कि राजा को और इसने भगवान के समान बताया। राजा किसके समान है, राजा भगवान के समान है। ये चीज़ें भी इसने लागू की ताकि जनता के अंदर राजा के प्रति एक अच्छी भावना पैदा हो सके। ठीक है, नंबर 4 इसने, और नंबर 4 पे है क्या, नौरोज़ त्यौहार। तो बलबन ने और भारत के अंदर नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत की।
नौरोज़ त्यौहार ये पारसी रीति रिवाज पे, फारसी नहीं भाई, पारसी रीति रिवाज के ऊपर इसने भारत में नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत की है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ये बताते हैं भाई, जब पारसियों का नव वर्ष आता है उस समय पे और नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसने ये काम किया। नेक्स्ट काम क्या था इसका, तो इसने और लो रक्त की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन, लो रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने लो रक्त की नीति अपनाई किसके खिलाफ, तो मंगोल आक्रमणकारी थे, क्योंकि इसके समय में मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए भाई। मंगोलों को पता चल गया कि भारत के अंदर अपार संपदा है, तो मंगोलों के खिलाफ इसने और भारत में और ये नीति लागू की थी, लो रक्त की, ब्लड एंड आयरन, ये इसकी नीति थी भाई बलबन की। क्यों इसने ये नीति क्यों चलाई, तो मंगोल जब आक्रमण कर रहे थे तो इसके और दो पुत्र थे, इसके दो पुत्र हैं, महमूद और दूसरा है बुर्गा खां। महमूद और बुर्गा खां, ये दो पुत्र इससे निपटने के लिए गए थे और दुर्भाग्यवश ये भी मारा गया और ये भी मारा गया। और इस प्रकार से जो बलबन थे इसका भी लगभग वंश खत्म ही हो गया। दो ही पुत्र थे बेचारे और दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अब बलबन के अंदर और बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और आक्रोश है तो इसलिए इसने क्या किया, इसने लो रक्त की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन। ये नीति किसकी थी, तो ये बलबन की थी भाई। आया समझ में। और इसने क्या किया, मंगोलों से निपटने के लिए और दुर्ग बनवाए। ठीक है, मंगोलों से निपटने के लिए इसने क्या बनवाए थे, चौकियां, दुर्ग बनवाए भाई इसने, किसने, बलबन ने। आया समझ में। तो बलबन ने ये चीज़ें लागू की थी। लास्ट बात है बलबन की और मृत्यु कैसे हुई। तो बलबन की मृत्यु 1286 के अंदर हो जाती है। ठीक है, 1286 के अंदर बलबन जो है इस दुनिया से चल बचा। आ गया समझ में भाई। ठीक है, चीज़ों में अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप बेसिक से और कमेंट के अंदर लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, क्लासेस जो इसी प्रकार से कंटिन्यू तरीके से चलती रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे आप भी जुड़ो और बाकी साथियों को भी जोड़ो, और अगर आपका साथ अच्छा रहा तो बाकी टीचर्स भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पेश होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे ही बलबन मरता है तो बलबन के मरने के बाद में और नंबर 10 पे इसका पोता शासक बनता है जिसका नाम था केकुबाद। ठीक है, केकुबाद शासक बनता है, लेकिन केकुबाद मात्र 1 साल तक रहा, 86 से और 1287 तक। और केकुबाद के बाद में अगला जो सुल्तान बना उसका नाम था केमूर्स। ठीक है, और केमूर्स ये रहता है 1287 से और 1290 तक। और जब केमूर्स शासक था तो इसी का एक सेनापति था, इसी का एक सेनापति है जिसका नाम है जलालुद्दीन। ठीक है, इसका एक सेनापति है, हत्या की बात करते हैं तो इसका सेनापति जलाल खां बोल सकते हैं या जलालुद्दीन बोल सकते हैं, जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन द्वारा और इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और जैसे ही कैमूर्स मर जाता है तो उसके बाद में कोई भी अगला शासक बचता नहीं है। और इसी प्रकार से और लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में वही चीज़, गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश का अंत। ठीक है, तो गुलाम वंश का जो अंत है वो कब हुआ, तो गुलाम वंश का अंत हो गया भाई आपका 1290 के अंदर। ठीक है, 1290 के अंदर जो गुलाम डायनेस्टी है ये जो भारत में जड़ जमा चुकी थी तो ये अब भारत से चली गई। अगला शासक कौन बनेगा, तो अगला शासक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगला वंश आएगा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आएगा जो 1290 से और 1320 मात्र 30 साल तक राज करेगा। लेकिन एक ऐसा शासक ऐसा होगा उसमें जिसको दूसरा सिकंदर बोला गया। और कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सारे बच्चे सारी की सारी क्लासेज को लगातार तरीके से लगाएं। आई होप आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आप कंटिन्यू तरीके से बने रहे तो आगे भी कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन हरियाणा जी के, और अगर अच्छा साथ रहा तो आपको अदर्स सब्जेक्ट की क्लास भी मिलेंगे। तो सारे बच्चे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका जो PDF है वो अपना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल उन पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।